स्वागत। आज हम लखनऊ चल रहे हैं, मतलब गलियों में नहीं बल्कि इसके शानदार इमारतों के इतिहास में। हाँ, एक सफर वक्त में पीछे। बिल्कुल। हमारे पास जो लेख और नोट्स हैं उनकी मदद से हम समझेंगे कि कैसे वक्त के साथ लखनऊ की बनावट, उसकी पहचान बदली है। तो आज का मिशन है प्राचीन लखनपुरी से लेकर आज के लखनऊ तक के इस पूरे आर्किटेक्चरल सफर को देखना और खास इमारतों और उनकी कहानियों पर गौर करना। हाँ, सोचिए एक जमाना था जब ये कहते हैं लक्ष्मण की नगरी थी लखनपुरी। फिर ये नवाबों की शान कैसे बनी। बिल्कुल, ये कहानी इमारतों की जुबानी सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत तो बहुत पहले होती है, कोसल साम्राज्य के टाइम से, मतलब करीब 6ठी से 4थी सदी ईसा पूर्व। अच्छा, इतना पुराना। जी हाँ, और पुरानी कहानियों में इसे भगवान राम के भाई लक्ष्मण से जोड़ा जाता है। नाम पड़ा लखनपुरी, जो धीरे धीरे आप जानते हैं लखनऊ बन गया। आज दिल्ली सल्तनत का असर रहा, फिर जौनपुर की शर्की सल्तनत और फिर मुगलों का भी। तो इन शुरुआती दौरों में किस तरह की इमारतें बनी, मतलब कोई खास छाप छोड़ी उन्होंने? हाँ, थोड़ी बहुत, जैसे किलेबंदी हुई, कुछ शुरुआती इस्लामिक ढांचे बने, लेकिन वो नींव थी, कह सकते हैं। सही। लखनऊ का वो रूप जो हम आज पहचानते हैं, उसकी कहानी तो असल में अवध के नवाबों से ही शुरू होती है ना? बिल्कुल। 1722 में सादत अली खान प्रथम उन्होंने शुरुआत की, पर दिलचस्प बात यह है कि पहले राजधानी फैजाबाद थी, लखनऊ नहीं। अच्छा, तो लखनऊ बाद में राजधानी बना। हाँ, और फैजाबाद में ही बाहर का असर दिखना शुरू हो गया था। जैसे दिलकुशा कोठी है, उसमें कुछ यूरोपियन झलक मिलती है। ये यूरोपियन स्टाइल फैजाबाद कैसे पहुंचा? मतलब कोई खास आर्किटेक्ट थे या ये बस नवाबों का शौक था? देखिए, ये मिली जुली बात थी। नवाबों का शौक तो था ही नई चीजों का, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए यूरोपियन अफसर, व्यापारी, कलाकार, वो सब अवध पहुंच रहे थे। तो उनके साथ उनकी शैलियां भी आ गई। हाँ, लेकिन बड़ा मोड़ तब आया जब 1775 में नवाब आसफुद्दौला राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले आए। अच्छा, ये था टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल, यहीं से शहर का जिसे कहते हैं सुनहरा दौर शुरू हुआ, खासकर वास्तुकला के लिहाज से। और इसी दौर में बना लखनऊ का शायद सबसे मशहूर लैंडमार्क बड़ा इमाम बाड़ा। इसके बनने की कहानी भी मैंने सुना है बड़ी दिलचस्प है। हाँ, बहुत। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, उस दौर की एक अनोखी आर्थिक योजना भी थी। आर्थिक योजना कैसे? इसे 1780 के दशक में बनवाया गया था, जब एक बहुत भयानक अकाल पड़ा था, तो नवाब ने इसे रोजगार पैदा करने के लिए बनवाया। अच्छा। कमाल की बात ये थी, कहते हैं कि दिन में आम लोग इसे बनाते थे और रात में जो शरीफ लोग थे वो उसे थोड़ा गिरा देते थे। गिरा देते थे? क्यों? ताकि काम लंबा चले और सबकी इज्जत बनी रहे कि वो खैरात नहीं ले रहे बल्कि मेहनत का खा रहे। ये आसफुद्दौला की सोच को दिखाता है। गजब, क्या बात है। और इसकी बनावट, वो बीच का बड़ा हॉल, मुझे हमेशा हैरानी होती है, बिना किसी खंबे या बीम के कैसे खड़ा है। वो वाकई इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। दुनिया के सबसे बड़े मेहराबदार हॉल्स में से एक गिना जाता है। और अंदर की भूल भुलैया तो है ही, वो अलग कहानी है। ये पूरी इमारत जो है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इंडो इस्लामिक मतलब इसमें आपको इस्लामी मेहराबें, गुंबद दिखेंगे, तो साथ ही भारतीय डिजाइन जैसे कमल के फूल की नक्काशी, छतरियां, वो सब भी नजर आएंगी। अच्छा। और बाहर वो शानदार रूमी दरवाजा। हाँ, वो तो पहचान है। इस दरवाजे का नाम रूमी क्यों पड़ा और इतना भव्य क्यों बनवाया गया? रूमी का मतलब है रोम से जुड़ा हुआ। यहाँ इशारा पुराने पूर्वी रोमन साम्राज्य, मतलब बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी आज का इस्तांबुल, उसकी तरफ था। इस्तांबुल जी। इसे इस्तांबुल के मशहूर बाबे हुमायूं, जिसे सबलाइम पोटे भी कहते थे, उससे प्रेरित होकर बनाया गया था। अच्छा। वो उस जमाने में ताकतवर ऑटोमन तुर्की साम्राज्य की शान और सत्ता का प्रतीक था। तो लखनऊ में उसे दोहराना एक तरह से नवाबों की अपनी बढ़ती ताकत और शानो शौकत दिखाने का तरीका था। वाह, मतलब सिर्फ इमारतें नहीं, ये तो सियासी बयान भी थे। बिल्कुल, और ये सिलसिला तो आगे भी चला। 19वीं सदी में खासकर नवाब सादत अली खान द्वितीय और गाजी उद्दीन हैदर के दौर में ये अपने चरम पर पहुंचा। और कौन सी मशहूर इमारतें बनी इस दौर में? कई खूबसूरत इमारतें बनी, जैसे नदी किनारे 76 मंजिल, उसकी पहचान उसकी छतरी जैसे गुंबद है। हाँ, अम्ब्रेला पैलेस भी कहते हैं शायद। बिल्कुल। फिर छोटा इमाम बाड़ा है, जो अपनी सजावट, अपनी लाइटिंग के लिए मशहूर है। घंटा घर है, कैसर बाग का पूरा कॉम्प्लेक्स है।
नवाब सादत अली खान का मकबरा है और वो जो पहले बनी दिलकुशा कोठी थी उसका भी विस्तार हुआ। और इसी दौर में ब्रिटिश रेजिडेंसी भी थी जो बाद में 1857 के गदर का एक बहुत अहम केंद्र बनी। हाँ, वो घेराबंदी लखनऊ के इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ थी। हाँ 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने राज में मिला लिया था ना। हाँ। और फिर 1857 के विद्रोह ने शहर पर बहुत गहरा असर डाला। इसके बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला का प्रभाव बढ़ा। अच्छा, यानी नवाबों वाली स्टाइल के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। जी, हालांकि कुछ इमारतों में अलग असर भी दिखता है, जैसे ला मार्टिनियर कॉलेज, उसमें फ्रांसीसी स्टाइल की झलक है। फ्रांसीसी, वो कैसे? उसे एक फ्रांसीसी मेजर जनरल थे क्लॉड मार्टिन, उन्होंने बनवाया था। अच्छा। तो उनका असर है। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी बनी जो पहले कैनिंग कॉलेज कहलाता था। ये इमारतें तो खैर सिर्फ पत्थर और गारा नहीं थी, ये उस वक्त के समाज और संस्कृति का आईना भी थी। बिल्कुल। नवाबों के दौर की एक खास बात गंगा जमनी तहजीब भी कही जाती है, वो क्या है? सही कहा आपने। गंगा जमनी तहजीब का मतलब है मिली जुली संस्कृति, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मेलजोल। ये लखनऊ की भाषा में जैसे उर्दू शायरी में, संगीत में, ठुमरी, दादरा, नृत्य में, कथक और यहाँ तक कि खाने में, अवधी खाने में, सब में रच बस गया था। और ये मेल जोल क्या इमारतों में भी दिखता है? हाँ, बिल्कुल साफ झलकता है। वही इंडो इस्लामिक, फारसी, यूरोपियन, यहाँ तक के फ्रांसीसी शैलियों का मिश्रण आपको कई इमारतों में दिखेगा। ये उसी तहजीब का आर्किटेक्चरल रूप है। तो आज के दौर में इन पुरानी ऐतिहासिक इमारतों का क्या हो रहा है? क्या उन्हें सहेजा जा रहा है? अच्छी बात यह है कि अब इन ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने और उन्हें कह सकते हैं नया जीवन देने की कोशिश हो रही है। अच्छा। उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग है और दूसरी संस्थाएं भी हैं जो मरम्मत का काम कर रही हैं और कई इमारतों को नए काम में लाया जा रहा है। नए काम में मतलब? जिसे एडेप्टिव रीयूज कहते हैं, यानी इमारत का पुराना ढांचा रखते हुए उसे आज के जमाने के लायक बनाना, जैसे कोई म्यूजियम बन गया, कोई आर्ट गैलरी या कोई इवेंट वेन्यू। ये तो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर लखनऊ की वास्तुकला का सफर लखनपुरी की प्राचीन जड़ों से शुरू हुआ, फिर नवाबों के दौर की बुलंदी छूता है, हाँ, फिर औपनिवेशिक दौर से गुजरता है, सही, और आज अपनी विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़ रहा है। बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, 76 मंजिल जैसी इमारतें इसी लंबे और दिलचस्प सफर की गवाह हैं। बिल्कुल। लखनऊ की कहानी असल में लचीलेपन की है। अलग अलग संस्कृतियों, हिंदू, मुस्लिम, भारतीय, इस्लामी, यूरोपियन, इन सब के संगम की है और एक ऐसी खूबसूरती की कहानी है जो वक्त के थपेड़े सहकर भी कायम है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हम सबके लिए। हाँ, जरूर। कि जब हम पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को आज के लिए नया रूप देते हैं या एडेप्टिव रीयूज करते हैं, तो ये किसी शहर की पहचान को कैसे बदलता है? ये अहम सवाल है। कैसे हम अपनी विरासत को बचाने और वक्त के साथ आगे बढ़ने के बीच मतलब वो सही तालमेल, वो संतुलन कैसे बना सकते हैं?